जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार पांडे, प्रवक्ता गणित। और आज की जो कक्षा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी पासे के उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। सर्वप्रथम इस प्रशिक्षण का क्या परिणाम होगा, सर्वप्रथम हम उसको देखेंगे। तो प्रशिक्षु विभिन्न प्रकार की घटनाओं की संभावनाओं को प्रायिकता के रूप में समझ पाएंगे और प्रशिक्षु प्रायिकता के अर्थ व सूत्र को समझ सकेंगे। यानी प्रायिकता जब हम निकालते हैं तो उसके निकालने का क्या सूत्र होता है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। प्रशिक्षु विभिन्न प्रकार की प्रायिकता संबंधी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं और दैनिक जीवन में प्रायिकता का कैसे उपयोग करना है इसको भी हम समझ पाएंगे। जो अवधारणा संबंधी प्रमुख बिंदु हैं वो हैं प्रायिकता की परिभाषा क्या है, यानी प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता को निकालने का क्या सूत्र होता है, प्रायिकता के क्या नियम होते हैं, प्रायिकता को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसका अधिकतम मान क्या होता है, इसका न्यूनतम मान क्या होता है। पासे का विवरण हम लोग पढ़ेंगे। यह एक प्रकार का प्रयोग होता है, उस प्रयोग को भी हम लोग करेंगे। और पासे को उछालने पर किसी भी फलक के ऊपर आने की क्या संभावना होगी, हम लोग उसको भी इसमें देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ होता है आसार या संभावना। अतः किसी घटना के होने या न होने की जो संभावना होती है उसको हम प्रायिकता के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो घटनाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जो प्रयोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जिसका जो परिणाम होता है वो निश्चित होता है और दूसरा जिसका परिणाम अनिश्चित होता है। तो जिस घटना की जो परिणाम होता है वो निश्चित होता है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की संभावना या वहाँ पर प्रायिकता की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उस घटना का घटना असंभावी होता है, या एक तरह से ये कह लें कि वो घटना घटित होगा ही होगा। तो जिस प्रयोग में घटना के घटित होने की जो संभावना होती है वो घटना घटित भी होने या घटना नहीं घटित होने में परिवर्तित होती हो, तो वहाँ पर हम प्रायिकता का कंसेप्ट, प्रायिकता की संकल्पना को वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग के जितने भी संभावित परिणाम होते हैं उसका हम समुच्चय बनाते हैं। उस समुच्चय को हम सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि के नाम से जानते हैं। उस समुच्चय के उप समुच्चय को हम घटना कहते हैं। जितने भी उप समुच्चय बनेंगे वो सभी घटनाएं होती हैं। तो अगर हम सैंपल स्पेस को यस से और उससे संबंधित एक घटना को ई से निरूपित करें, प्रदर्शित करें, और उस सैंपल स्पेस में जितने भी संभावित परिणाम हैं उसको एनएस से और उससे संबंधित जो घटना है उसमें जितने भी संभावित परिणाम हैं उसको एनई से हम प्रदर्शित करें, और जो घटना की प्रायिकता है उसको पीई से प्रदर्शित करें, तो
PE का मान जो होगा वो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या के बराबर। यानी यहाँ से हमें प्रायिकता निकालने का जो सूत्र मिलता है वो मिलता है PE बराबर NE/S। अब प्रायिकता संबंधी कुछ मुख्य बातें हैं, हम लोग उसको देखेंगे। तो प्रायिकता को PE से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि P प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को करता है प्रदर्शित, और E इवेंट यानी घटना को करता है प्रदर्शित। तो जो PE होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी उस घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता है उसको ये प्रदर्शित करता है। जब हम प्रायिकता निकालते हैं, किसी भी घटना का जो प्रायिकता होता है उसका न्यूनतम मान 0 होता है, उसका न्यूनतम मान 0 होता है, और उसका जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। इस प्रकार किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, और उसका न्यूनतम मान यदि 0 है तो उससे छोटा भी नहीं हो सकता। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता के बारे में ये कहा जाए कि इसकी प्रायिकता 1.5 है या 1.4 है तो ये गलत तथ्य है। ये क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे पास एक इनइक्वालिटी मिलता है कि 0 लेस देन आर इक्वल टू PE लेस देन आर इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं कि घटना को न घटित होने की प्रायिकता कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सैंपल स्पेस में जितनी भी घटनाएं होती हैं तो उसमें से कुछ घटनाएं जो होती हैं वो घटना के अनुकूल होती हैं, तो जो शेष जो होंगी वो घटना के प्रतिकूल होंगी। यानी यूँ कहें कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या प्लस घटना के प्रतिकूल परिणामों की संख्या बराबर कुल परिणामों की संख्या होगी। मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ, किसी भी सैंपल स्पेस से संबंधित जो घटना है यानी किसी भी प्रतिदर्श से संबंधित जो घटना होती है तो उस प्रतिदर्श समष्टि में, उस सैंपल स्पेस में कुछ परिणाम घटना के अनुकूल होते हैं, तो जो शेष परिणाम होंगे वो घटना के प्रतिकूल होंगे। तो इस प्रकार हम यह प्राप्त करते हैं, हम यह पाते हैं कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या धन घटना के प्रतिकूल परिणामों की संख्या बराबर टोटल यानी कुल परिणामों की संख्या होगी। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 हो। यानी यदि घटना को घटित होने की प्रायिकता निकालनी हो और घटना के न घटित होने की प्रायिकता हमें पहले से पता हो तो हम 1 से उसको घटा देते हैं, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें मिल जाती है। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 हो जाए तो उसको हम निश्चित घटना के नाम से जानते हैं, यानी वो घटना घटित होना उसका सुनिश्चित है। और यदि घटना की प्रायिकता 0 है तो वो असंभव घटना है, यानी वो कभी भी घटित नहीं होगा, वो घटना ऐसी है, इसीलिए उसके प्रायिकता का मान 0 है। तो जब प्रायिकता का मान 0 होगा तो उससे संबंधित जो घटना है वो असंभव घटना होगा, और जब प्रायिकता का मान 1 होगा तो उस घटना को हम निश्चित घटना के नाम से जानते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो यह देखा कि PE बराबर हो गया NE/NS, और प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है। जब PE का मान 0 होता है तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट यानी असंभव घटना के नाम से जानते हैं। जब PE का मान यहाँ पर 0 होता है तो उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट या असंभव घटना के नाम से जानते हैं, और जब PE का मान 1 होता है तो उसे श्योर और सर्टेन इवेंट यानी निश्चित घटना के नाम से हम जानते हैं।
अब हम लोग यह देखेंगे कि पासा को फेंकने से जो भी संभावित परिणाम आते हैं तो उसके विभिन्न परिणामों की क्या प्रायिकता होगी। तो सर्वप्रथम हम पासे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पासा क्या होता है। तो देखिए, पासा जो है एक घनाकार आकृति, ठोस आकृति होती है। इसके कुल 6 फलक होते हैं। सभी 6 फलक वर्गाकार होते हैं और सभी 6 फलक पर जो है इस 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। यानी एक फलक पर 6, एक फलक पर 1, दूसरे फलक पर 2, तीसरे फलक पर 3, चौथे फलक पर 4, पाँचवें फलक पर 5 और छठे फलक पर 6। तो 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं उसमें अंकित होती हैं। अब ये जो फलक होते हैं ये वर्गाकार होते हैं और इस प्रकार होते हैं कि जब हम इनको फेंकते हैं तो सभी फलक के ऊपर आने की एक समान संभावना होती है। यानी किसी विशेष फलक के ऊपर आने की ज़्यादा संभावना या कम संभावना, ऐसा बिल्कुल उसमें नहीं होता है। प्रत्येक फलक के आने की संभावना बराबर होती है और ऐसे पासे को हम समांगी पासे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में समांगी जो पासा होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब विसमांगी पासा क्या होगा? तो विसमांगी पासा अगर किसी पर्टिकुलर फेस के आने का जो चांस है वो अन्य फलकों से ज़्यादा है तो फिर वो विसमांगी हो जाता है। तो इस प्रकार समांगी और विसमांगी पासा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग पासा को समझ चुके हैं। और जब आप लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो खेलने की प्रक्रिया में जो पासा फेंकते हैं हम उसको देखते हुए उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब हम लोग अब तक जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपके सामने चित्र में प्रदर्शित है कि प्रायिकता की न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1। प्रायिकता का मान Na/Ns, ये जो है यहाँ पर घटना को प्रदर्शित कर रहा है और यश जो है यहाँ सैंपल स्पेस को यानी परिदर्श समष्टि को प्रदर्शित कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि दूसरे चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के पासे बनाए गए हैं। तो पासों को बेहतर तरीके से समझने के लिए विभिन्न प्रकार के पासे दिए गए हैं और उन पासों का इस्तेमाल आप लूडो खेलने में भी करते हैं। तो यह तीसरे चित्र के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार हम ये कंफर्म हो चुके हैं कि जो प्रायिकता होता है उसका मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है। ठीक है, एक बात और है कि 0 से लेकर 1 के बीच तक अनंत संख्याएं होती हैं। तो इसलिए प्रायिकता का अनंत मान संभव हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि प्रायिकता का एक निश्चित मान ही होगा इसलिए क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 0 से लेकर के 1 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, इसलिए प्रायिकता का भी अनंत मान संभव है। अब हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे कि प्रायिकता को हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। तो हम एक समांगी पासा लेते हैं और उसको फेंकते हैं और निम्नलिखित घटनाओं को बनाते हैं। इसमें पहला घटना है कि एक अभाज्य संख्या आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। दूसरा घटना है एक अभाज्य संख्या 9 आए, उसकी क्या प्रायिकता होगी। तीसरा घटना है 5 से बड़ी संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी और 5 से छोटी संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि कुल कितने संभावित परिणाम हैं। तो जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास कुल 6 संभावित परिणाम हैं। 1 से लेकर के 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। तो जो हम यहाँ सैंपल स्पेस बनाएंगे उसमें कुल 6 संख्याएं होंगी। वो संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अब हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहली घटना है वो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की है। तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2, 3, 5 कुल 3 अभाज्य संख्याएं हमारे पास उपलब्ध हैं। तो घटना हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या प्राप्त करना। और इस घटना के अनुकूल हमारे पास कुल 3 परिणाम हैं और प्रतिदर्श समष्टि में कुल 6 परिणाम हैं। तो इस घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? तो पासे में अभाज्य संख्याएं बटा पासे से प्राप्त कुल परिणामों की संख्या, यानी ये बराबर हो जाएगा 3/6, यानी कुल टोटल कितना हो गया? 1/2। अब हम लोग चलते हैं दूसरी घटना की तरफ। दूसरी घटना है कि एक अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता। तो अभी हम लोग पहले ही यह डिस्कस कर चुके हैं कि किसी घटना के होने की संभावना प्लस उस घटना के न होने की संभावना बराबर 1 होता है। तो घटना के घटित न होने की संभावना बराबर 1 माइनस घटना के न घटित होने की संभावना। यानी अगर हमें घटना को घटित होने की संभावना निकालनी है तो 1 माइनस घटना को न घटित होने की संभावना, और घटना न घटित होने की संभावना निकालनी है तो 1 माइनस घटना के घटित होने की संभावना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या के न आने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 1 माइनस 1/2, यानी हो गई टोटल 1/2। अब हम लोग चलते हैं अगले घटना की तरफ। तो अगली घटना है पासे में 5 से बड़ी संख्या। अब हम ये देख रहे हैं कि पासे में 5 से बड़ी संख्या केवल एक ही है, वो है 6। तो इस घटना घटित होने की जो संभावना आएगी वो हो जाएगी 1/6। अगली घटना है पासे में 5 से छोटी संख्या प्राप्त करना है। तो 5 से छोटी संख्याएं कितनी होंगी? तो वो होंगी 1, 2, 3 और 4। हमारे पास कुल 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से छोटी हैं। तो इस घटना के जो घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 4/6, यानी 2/3। तो इस प्रकार चारों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता हम लोग इत्मीनान से निकाल चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आइए हम एक क्रियाकलाप और करते हैं कि किसी पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी और 7 से छोटी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पासे पर केवल 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं ही होती हैं, इसलिए 8 प्राप्त नहीं हो सकती है। तो जब 8 प्राप्त नहीं हो सकती है तो यहाँ पर 8 के अनुकूल, इस घटना के अनुकूल हमारे पास कोई परिणाम नहीं है। जब घटना के अनुकूल हमारे पास कोई परिणाम नहीं है तो इस प्रकार इस घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 0, और इसी घटना को हम असंभव घटना के नाम से भी जानते हैं। यानी ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है, ये घटना कभी भी घटित नहीं होगी। अब हम आते हैं दूसरे घटना की तरफ, वो है 7 से छोटी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो 7 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो हम यह देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से छोटी हैं। तो इस घटना के अनुकूल हमारे पास कुल 6 परिणाम हैं, और जो सैंपल स्पेस है यानी जो प्रतिदर्श समष्टि है उसमें भी हमारे पास कुल 6 परिणाम हैं। तो इस घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी? तो PE बराबर हो जाएगी 6/6, यानी ये हो गया 1। तो यह एक श्योर इवेंट यानी सर्टेन इवेंट, यानी यह एक निश्चित घटना है, यानी यह एक ऐसी घटना है जो हर बार घटित होती है। जब भी हम किसी पासे को फेंकते हैं तो हमको 1 से लेकर 6 तक की कोई भी संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो वो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 7 से छोटी ही होगी। तो यह जो है श्योर इवेंट है, यानी सर्टेन इवेंट है, यानी यह एक निश्चित घटने वाली घटना है।
तो इस प्रकार यहाँ इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने यह देखा कि जो जो घटना कभी घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता शून्य कैसे आ रही है, और जो घटना हमेशा घटित होने वाली है उसकी प्रायिकता 1 कैसे आ रही है। अब हम लोग असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट के माध्यम से हम लोग जो अब तक का जो भी कंसेप्ट हम समझे हैं, जो अवधारणाएं इस क्लास में दी गई हैं, तो हम इसमें इस्तेमाल करके जो दिए गए क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप सभी लोग नोट कर लें और इसको ज़रूर सॉल्व करें और ये चेक करें कि जो भी इसमें सूत्र, जो भी फार्मूला, कंसेप्ट, जो कुछ भी आपको दिया गया है उसका आप लोग इसमें भली भांति उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुल 3 प्रश्न हैं इसमें, और इन 3 प्रश्नों को आपको हल करना है। इसी के साथ इस कक्षा को आज समापन किया जाता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।